हिंदी आलोचना की विकास यात्रा से संबंधित मैंने 2 व्याख्यान आयोजित किए। उन दोनों व्याख्यानों में के अंतर्गत पहले व्याख्यान में मैंने भारतेंदु हरीशचंद्र की हिंदी साहित्य में समीक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसकी चर्चा की, और उसके पश्चात दूसरे व्याख्यान में मैंने द्विवेदी और उसके बाद जो विभिन्न हिंदी साहित्य के लेखक हुए हैं, विशेष रूप से जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का समीक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसकी मैंने चर्चा की थी। आज तीसरे भाग के अंतर्गत तीसरा और अंतिम भाग इस टॉपिक का, जिसमें हम व्यवहारिक और वैज्ञानिक समीक्षा की विवेचना करेंगे। पूर्व के दोनों भागों का स्मरण रूप में मैं आपको बता दूं कि वे दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं हिंदी साहित्य की समीक्षा के। हिंदी साहित्य के जन्मदाता पोषक विराट साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र ने हिंदी साहित्य के सभी उपेक्षित अंगों पर जो लेखनी चलाई थी उसमें आलोचना भी अछूता नहीं था। उनका जो एक ग्रंथ है नाटक, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में एक बहुत प्रौढ़ रचना है। इस रचना के अतिरिक्त भारतेंदु युग के अन्य जो समीक्षात्मक जो ग्रंथ हैं भारतेंदु जी के अलावा चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन और अन्य जो लेखक हैं, हमने उनकी चर्चा की थी। भारतेंदु युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था, जिससे समीक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास किया। और उस समीक्षा के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो आगमन हुआ, उसमें हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में मिश्र बंधुओं और विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी समीक्षा का एक नया सिद्धांत, नया रूप, नया आदर्श ही प्रस्तुत किया गया। आचार्य शुक्ल ने एक सुनिश्चित मानदंड और समीक्षा के क्षेत्र में एक विकसित पद्धति को लेकर हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में वे अवतरित हुए। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो जायसी ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, या उनके जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं, या रस और साधारणीकरण, कविता क्या है, उन सभी रचनाओं में हम शुक्ल जी की जो शैली की जो सूक्ष्मता, गंभीरता और प्रौढ़ता के जो दर्शन होते हैं, वह हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक युग परिवर्तन हम कह सकते हैं, उन्होंने उपस्थित कर दिया था। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में कोई आदर्श, कोई सिद्धांत स्थापित नहीं थे। केवल एक सामान्य समीक्षाएं चल रही थी, जो एक सामान्य हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक या वर्णनात्मक समीक्षा चल रही थी। लेकिन उन्होंने कुछ सैद्धांतिक, उन्होंने समीक्षा के जितने भी अन्य पार्ट हैं, चाहे वह सैद्धांतिक समीक्षा है, व्यवहारिक है या कोई ऐतिहासिक है, उन सभी पर उन्होंने बहुत गंभीरता से लेखनी चलाई और समीक्षा के क्षेत्र को, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र को विशेष रूप से विश्व साहित्य के समकक्ष उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके पश्चात मैंने शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत मैंने ऐतिहासिक समीक्षा और सैद्धांतिक समीक्षा की भी चर्चा की थी, जो आचार्य शुक्ल के द्वारा बाद में स्थापित हुई थी और जिसमें विशेष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने जिस अपनी समीक्षा को शुरू की थी, ऐतिहासिक समीक्षा को, उसको विकसित और परिष्कृत, परिपूर्ण रूप में देने में आचार्य द्विवेदी का योगदान रहा था। और जिस सैद्धांतिक समीक्षा की शुरुआत आचार्य शुक्ल ने की थी, उसको आगे मैंने कहा था आपको, डॉक्टर गुलाब राय, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, बलदेव उपाध्याय आदि ने इसको बहुत उत्कृष्ट रूप प्रदान किया। आज इस व्याख्यान के तीसरे और अंतिम भाग में हम पहले व्यवहारिक समीक्षा की चर्चा करेंगे। व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल के पश्चात आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य, 20वीं शती, आधुनिक हिंदी साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद, सूरदास आदि विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा का एक नया सूत्रपात किया। विशेष रूप से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने जो एक तो पाश्चात्य जितने भी जगत में जो भी समीक्षा के जो सिद्धांत चल रहे थे,
ना, उसको भारतीय समीक्षा के साथ मिला करके उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। दूसरी बात कि हिंदी साहित्य में जो एक महत्वपूर्ण वाद है छायावाद, उसके संबंध में जो तरह तरह की भ्रांतियां विचार आदि जो चल रहे थे, आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी ने उन सभी पर एक प्रकार से विराम सा लगा दिया और छायावादी रचनाओं का उन्होंने एक सम्यक मूल्यांकन हिंदी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। यह उनकी एक बहुत बड़ी देन है हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की तरह मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी बिल्कुल अपना नया मौलिक मत प्रस्तुत किए। देखिए, समीक्षा का तात्पर्य यही है कि पूर्व में की गई समीक्षा को आप पढ़ें, ध्यान में रखें और उसी के अनुपालन में अपना नया सिद्धांत दें, तभी समीक्षा का आनंद आ सकता है। और इस आनंद को आनंद दुलारे वाजपेयी ने प्रदान किया। उन्होंने उपन्यासकार मुंशी सम्राट प्रेमचंद की जो सीमाएं थी उसकी ओर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और संकेत दिया और हिंदी पाठकों को एक प्रकार से यह अवगत करवाने का प्रयास किया कि किस तरीके से प्रेमचंद जी ने साहस के साथ इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी अपना सृजन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रयोगवादी कवियों का जो संघर्ष था उसको भी आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी ने एक नया आयाम दिया और नई कविता के रूप में उन्होंने जो अपने नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य आदि में जो उन्होंने नए मानदंड स्थापित किए वो भी बहुत मायने रखते हैं। आचार्य शुक्ल की परंपरा में केवल आनंद दुलारे वाजपेयी का ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, वरन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र हरवंश लाल शर्मा, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत आदि का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें भी मैं थोड़ा जिक्र करूं डॉक्टर पदम सिंह शर्मा का, तो हिंदी साहित्य में पहले ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तुलनात्मक समीक्षा का विकास किया। यानी पदम सिंह शर्मा एक ऐसे समीक्षक में हैं जिनसे पूर्व में हमें तुलनात्मक समीक्षा नहीं मिलती है। देव और बिहारी की जो उन्होंने एक तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की वह हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये यदि व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में इस युग को देखें तो अनेक प्राचीन और जो अर्वाचीन साहित्यकार हैं उन्होंने एक नया मूल्यांकन हमारे सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, विशंबरनाथ उपाध्याय, प्रेम स्वरूप गुप्त आदि का भी एक विशेष योगदान रहा है। यदि हम इस व्यवहारिक समीक्षा के पश्चात यदि हम वैज्ञानिक समीक्षा की चर्चा करें तो उससे पूर्व में हमें संक्षेप में मनोविश्लेषणवादी समीक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए हिंदी आलोचना के विकास में। मनोविश्लेषण या मनोवैज्ञानिक समस्या के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जो समीक्षाएं हिंदी साहित्य में प्रस्तुत की गई थी उनमें दो तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय, दूसरे डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरे डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय आदि माने जा सकते हैं। हिंदी में हिंदी काव्य शास्त्र साहित्य को मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण से या कथा साहित्य को मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वह इन सभी विद्वानों को जाता है। पहली बार किसी पात्र के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी समीक्षाएं प्रस्तुत की जो हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम यदि वैज्ञानिक समीक्षा की चर्चा करें तो वैज्ञानिक समीक्षा से क्या तात्पर्य पहले हम यह समझ लें। अब तक हमारे सामने जो भी समीक्षाएं प्रस्तुत की गई थी वह एक परंपरागत रूप में जो काव्य सर्जन था, जो सिद्धांत थे, उनके आधार पर हमारे सामने समीक्षाएं आई थी। वैज्ञानिक समीक्षा से तात्पर्य है कि जो बिल्कुल फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको ही केवल ध्यान में रखते हुए समीक्षा प्रस्तुत करना। हिंदी में यह एक नया समीक्षा की पद्धति चली और उस समीक्षा की पद्धति में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपना ग्रंथ का नाम ही उन्होंने तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रखा, जिसके दो भाग हमारे सामने आए थे। इसके अलावा अनेक समीक्षक हैं जिन्होंने भारतीय, पाश्चात्य, प्राचीन एवं नवीन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संतुलित दृष्टिकोण से, विश्वसनीय तटस्थ दृष्टिकोण से विवेचन और विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सौंदर्य शास्त्र की उपेक्षा नहीं की, मनोविश्लेषण को भी ध्यान में रखा और विभिन्न साहित्य सिद्धांतों को उन्होंने स्थापित किया। वस्तुतः इस प्रकार की जो वैज्ञानिक समीक्षा, इसमें साहित्य सिद्धांतों और विभिन्न रचनाओं के निष्कर्षों को एक हम कह सकते हैं कि उसको एक यूनिवर्सल रूप देने का प्रयास किया, जिसको सभी लोग जहाँ पर मान्य हो, ऐसा सिद्धांत जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो, सार्वदेशिक हो, सार्वभौमिक हो। इसलिए मैंने इसको यूनिवर्सल नाम दिया।
जिसमें भावुकता व कल्पना की रंगीनी तो हो सकती है, किंतु वह महत्वपूर्ण नहीं होगी, महत्वपूर्ण होगा निष्कर्ष। इसलिए इस प्रकार की वैज्ञानिक समीक्षा को यदि हम देखें तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है वह है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपने ग्रंथ तुलसीदास में तुलसी साहित्य का संतुलित विवेचन प्रस्तुत किया। इसके अलावा जो उनके अन्य ग्रंथ हैं उसमें बिसल देवराशो, पद्मावत, चांदायन, मृगावती, कबीर ग्रंथावली आदि है, जिसका उन्होंने पाठ शोधन करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नया परिचय इन ग्रंथों का दिया। एक फैक्ट बताया कि ये रचनाएं कब, किस काल का समय, उसकी वैज्ञानिकता की समीक्षा की। इसी प्रकार डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने अपने अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय द्वारा वैज्ञानिक शोध पद्धति को अग्रसर किया था। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, कृष्णलाल, लक्ष्मी सागर वासनी, सावित्री सिन्हा, सरनाम सिंह, सत्येंद्र, भोलानाथ तिवारी, हीरालाल माहेश्वरी, सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी वैज्ञानिक समीक्षा की पद्धति के उन्नायक कहे जा सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का मैंने पूर्व में आपको जिक्र किया था, लेकिन उनके अन्य ग्रंथ भी ऐसे हैं जिनमें उन्होंने साहित्य सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के अलावा उन्होंने साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, इन सब के अलावा उन्होंने बिहारी सतसई की एक वैज्ञानिक समीक्षा प्रस्तुत की, महादेवी वर्मा का नया मूल्यांकन प्रस्तुत किया। ये सभी ग्रंथ उनके विषय वस्तु के दृष्टिकोण से तटस्थ संतुलित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। हिंदी साहित्य में आगे चलकर आधुनिक काल में डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, मैनेजर पांडे, लक्ष्मीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, इन सभी साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य में कथा और कहानी, कविता, अन्य जितने भी साहित्य की विधाएं हैं उन सब का उन्होंने सूक्ष्म रूप से नवीन प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से उनका मूल्यांकन किया। ये सभी विद्वान भी हिंदी साहित्य के महान विद्वानों में इनकी गिनती होती है, और विशेष रूप से आधुनिक साहित्य और नई कविता के जो क्षेत्र में तो इनका कोई शान ही नहीं रहा है। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य ने पत्रकारिता के स्तर पर भी बहुत ज़्यादा उन्नति की है। अनेक ऐसी पत्र पत्रिकाएं जिसमें आलोचना का विकास होता रहा है, जिसमें हंस, कथा देश, कथा रंग, मधुमती, साहित्य संदेश, आलोचना, माध्यम, लहर, कल्पना, नई धारा आदि ऐसी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं जिसके माध्यम से आलोचना के साहित्य का पर्याप्त विकास हमें आज भी देखने को मिलता है। वस्तुतः हिंदी समीक्षा बहुत प्रौढ़ हो चुकी है। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आज प्रकाशित है, जितने भी सेमिनार, वेबिनार आदि होते हैं, उन सब के माध्यम से हिंदी समीक्षा का जो रूप है वह विकसित होता हुआ हमारे सामने नजर आता है। लेकिन एक दुर्भाग्य से जिस ढंग से हिंदी साहित्य में जो एक नई कविता या नई कहानी आई थी, वैसे एक नई आलोचना नाम से कोई ऐसा शब्द हमारे सामने नहीं आया जिसके कारण से हम आलोचना के क्षेत्र में कोई आकर्षण हमें उत्पन्न हो जाए। ठीक है, यह जरूर है कि हिंदी की यह जो आलोचना के क्षेत्र है वह निश्चित रूप से आगे निरंतर बढ़ रही है और मौलिक रूप उसका हमारे सामने नज़र भी आता है। उन मौलिक उपलब्धियों को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित ही है कि हिंदी आलोचना का जो भविष्य है वह निश्चित ही सुरक्षित है, बहुत उन्नतिशील है। ऐसी आशा भी हम कर सकते हैं कि नए समीक्षक केवल पाश्चात्य समीक्षा या नूतन प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से ही नहीं, वरन एक नया विचार, एक नया सिद्धांत भी वे देने का प्रयास करेंगे।